गुड मॉर्निंग साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। साथियों, हम पढ़ रहे थे ह्यूमन ब्लड अर्थात मानव रुधिर। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम चर्चा कर रहे थे WBC के बारे में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि भैया WBC के कितने प्रकार हैं, WBC के प्रकारों का कार्य क्या है, WBC का क्या कार्य है, WBC की कमी से कौन सा रोग होता है और WBC की अधिकता से कौन सा रोग होता है। साथियों, अगर आप रेलवे और SSC की तैयारी कर रहे हो तो साथियों, यहाँ तक आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में अब तक जो मैंने पढ़ा दिया है WBC में, वो यहाँ से ही क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो भैया अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वहाँ से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। देखिए साथियों, आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे भैया WBC को केंद्रक के आकार के आधार पर बांटा गया है। मैंने क्या कहा कि भैया जो WBC है उस WBC को केंद्रक के आकार के आधार पर बांटा गया है। जैसे कि दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं इसिनोफिल्स WBC की। इसिनोफिल्स WBC की, तो भैया जो इसिनोफिल्स जो WBC होती है इसके केंद्रक का आकार कैसा होता है। तो भैया मान लीजिए ये आपके क्या है, ये आपके WBC है। दोस्तों, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि WBC का जो आकार है साथियों, ये फिक्स नहीं होता, ये किसी भी आकार में हो सकती है। तो भैया इसिनोफिल्स जो WBC है इसके केंद्रक का जो आकार होगा वो साथियों कुछ इस तरीके से होगा। दोस्तों, इसमें दो लोब होंगे और आपको इनके केंद्रक की संरचना इस तरीके से दिखाई देगी जैसे कि जो हेडफोन होता है कुछ इस तरीके से दोस्तों इसके केंद्रक की संरचना आपको दिखाई देगी। बात क्लियर है? कुछ इस प्रकार से। अब बात करते हैं साथियों बेसोफिल्स की, कि भैया बेसोफिल्स जो WBC है, बेसोफिल्स जो WBC है इसके केंद्रक का आकार कैसा होता है। तो भैया इसके केंद्रक का आकार देखिए, पहली बात तो यह है कि भैया इसका जो केंद्रक का आकार होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। कहने का मतलब साथियों, दो लोब इसी में भी पाई जाती है, लेकिन इसमें जो दो लोब है उनके मध्य जो रिक्त स्थान है यानी कि जो गैप है दोस्तों वो कम होगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है भैया, जो बेसोफिल्स WBC का जो केंद्रक है वो भैया इसिनोफिल्स से थोड़ा बड़ा होगा, यानी कि जो बेसोफिल्स WBC है उसके केंद्रक का आकार इसिनोफिल्स से बड़ा होगा। क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? अगली बात करो साथियों में न्यूट्रोफिल्स WBC की। दोबारा रिवीजन करवाने वाला हूं। न्यूट्रोफिल्स WBC की, तो देखिए साथियों न्यूट्रोफिल्स WBC में क्या है, इनका भैया जो केंद्रक होगा वो दोस्तों कितना होगा, इसमें भैया 5 केंद्रक पाए जाते हैं। न्यूट्रोफिल्स WBC में 5 केंद्रक पाए जाते हैं, लेकिन भैया ये अपरिपक्व WBC में पाए जाते हैं। जो अपरिपक्व न्यूट्रोफिल्स जो WBC होगी साथियों उसमें 5 केंद्रक पाए जाते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको न्यूट्रोफिल्स जो WBC है उनके केंद्र की संरचना दिखाई देगी। आगे चलते हैं। अगर साथियों ये परिपक्व हो जाएगी ये WBC न्यूट्रोफिल्स, तब उस समय दोस्तों इसके केंद्रक का आकार किस तरीके से दिखाई देगा। मान लीजिए ये आपकी WBC है, साथियों इसमें जो केंद्रक होगा वो कुछ इस तरीके से होगा।
कहने का मतलब ये 5 केंद्रक 3 केंद्रकों में डिवाइड हो जाते हैं। तो भैया कुछ इस तरीके से ये जो न्यूट्रोफिल्स WBC है वो परिपक्व अवस्था में कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देती है। क्या बात आपको समझ में आई नहीं है? एक बार और रिवीजन करवाता हूँ साथियों, अच्छे से गौर से सुनना। मैंने आपसे कहा कि भैया WBC को केंद्रक के आकार के आधार पर बांटा गया है। जो इसिनोफिल्स WBC है उसका साथी जो केंद्रक होता है वो 2 लोब में बटा हुआ होता है और आपको ऐसा दिखाई देता है जैसे कि कोई हेडफोन हो। बात क्लियर है? अगर मैं बेसोफिल्स WBC की बात करूं तो भैया इसका जो केंद्रक है ये भी 2 लोब में बटा हुआ होता है, लेकिन 2 लोबों के मध्य जो रिक्त स्थान है, जो गैप है साथियों, जैसे कि यहाँ पर तो ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर बहुत कम है, तो रिक्त स्थान कम होता है। बेसोफिल्स जो WBC है इसके केंद्रक का आकार इसिनोफिल्स WBC से अधिक होता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। बात आपको समझ में आ गई? न्यूट्रोफिल्स WBC की बात करो तो भैया अपरिपक्व अवस्था में इसमें इस तरीके से 5 केंद्रक जुड़े हुए होते हैं, लेकिन जब परिपक्व अवस्था होती है इस न्यूट्रोफिल्स WBC की तो भैया उस समय में इसका जो केंद्रक है वो साथियों कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। जो डॉक्टर लोग होते हैं साथियों वो इस तरीके से ही इनकी संरचना देखकर ही दोस्तों इन्हें पहचानते हैं कि भैया ये न्यूट्रोफिल्स है, ये बेसोफिल्स है, ये इसिनोफिल्स WBC है। अब बात करते हैं साथियों मोनोसाइट WBC की और लिम्फोसाइट WBC की। यहाँ पे देखिए मोनोसाइट्स जो WBC है इसके केंद्रक का आकार किस तरीके से होता है। तो साथियों इसके केंद्रक का जो आकार होगा वो साथियों कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, जैसे कि किडनी की शेप का। जिस तरीके से किडनी की शेप होती है, किडनी की आकृति होती है, सोयाबीन की जो आकृति होती है उसकी तरह दोस्तों मोनोसाइट WBC के केंद्रक का आकार आपको दिखाई देगा। बात आपको समझ में आ गई? इसके अलावा साथियों हम बात करते हैं लिम्फोसाइट WBC की। लिम्फोसाइट WBC की तो भैया मान लीजिए ये आपकी लिम्फोसाइट WBC है और इसमें दोस्तों जो केंद्रक होगा दोस्तों वो एक बड़ा सा केंद्रक होगा, कुछ इस तरीके से एक बड़ा सा गोला होगा, बड़ा सा गोला के समान इसका केंद्रक होगा। तो साथियों मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो डॉक्टर लोग होते हैं वो भैया WBC को कुछ इनका केंद्रक के आकार को देखकर ही पहचान लेते हैं कि भैया कौन सी WBC कैसी है। जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया वह WBC कौन सी है जिसके केंद्रक का आकार किडनी के समान होता है, तो भैया वह WBC होगी मोनोसाइट्स। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वह WBC कौन सी है जिसके केंद्रक का आकार हेडफोन के समान दिखाई देता है, तो साथियों वो है भैया इसिनोफिल्स WBC। हेडफोन के समान इसके केंद्रक का आकार दिखाई देता है। वह WBC कौन सी है जिसमें दोस्तों 5 केंद्रक होते हैं, एक समान सटे हुए होते हैं अपरिपक्व स्थिति में, तो ये इस न्यूट्रोफिल्स WBC है। इसका जो केंद्रक होगा साथियों कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखिए मेरा कहने का मतलब यह है साथियों कि आपकी जो WBC है उसका जो केंद्रक है उसको आकार के आधार पर बांटा गया है। इसिनोफिल्स WBC का जो केंद्रक का आकार है साथियों कुछ इस तरीके से होगा, 2 लोब में बटा हुआ होगा। दोस्तों संरचना इसके केंद्रक की इस तरीके से दिखाई देगी जैसे कि कोई हेडफोन हो। यह बात समझ में आई? बेसोफिल्स WBC की बात करें तो भैया ये भी 2 लोब में बटा हुआ होता है, लेकिन दोस्तों इन 2 लोबों के मध्य रिक्त स्थान है साथियों वो कम पाया जाता है और इसका जो केंद्रक होगा वो इसिनोफिल्स की तुलना में बड़ा होगा। यह बात आपको समझ में आ गई? न्यूट्रोफिल्स WBC की बात करूं तो अपरिपक्व अवस्था में कुछ 5 केंद्रक इस तरीके से सटे हुए होते हैं। परिपक्व अवस्था में दोस्तों ये 3 केंद्रक में बट जाता है, कुछ इस तरीके से इसका केंद्रक दिखाई देता है। बात आपको समझ में आ गई? मोनोसाइट WBC में दोस्तों जो केंद्रक का आकार है वो दोस्तों किडनी के समान होता है, राजमा के समान होता है, सोयाबीन के समान होता है। बात आपको समझ में आ गई? लिम्फोसाइट WBC का जो केंद्रक का जो आकार है साथियों वो कैसा होगा? वो भैया कुछ इस तरीके से होगा। कोई बड़ा सा गोला अगर आपको दिखाई दे किसी WBC में तो समझ लेना भैया वो लिम्फोसाइट WBC है। यह है भैया आपका WBC को केंद्रक के आधार पर इस प्रकार बांटा गया है।
आ गया होगा अच्छे से समझ में। अब साथियों हम आगे चलते हैं और कुछ चीज़ें हमारी रह गई है WBC में, उनके बारे में जानते हैं। साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अच्छा कंटेंट अच्छे समय में हम आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। ऐसा कंटेंट उपलब्ध करवाएंगे जो आपको साथियों पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा और आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सटीक कंटेंट होगा हमारा। इसलिए साथियों मैं आपसे बार बार विनती करता हूं, हमारी फैमिली को बड़ी करिए, आप हमारे साथ जरूर जुड़िए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट तो भैया आपका बनता है, इतना तो हक यार जरूर करें। अब देखिए साथियों मैंने कल आपको बताया था कि भैया जो WBC है, ये WBC साथियों दो प्रकार की होती है। एक होती है साथियों कणिकामय WBC और एक होती है साथियों अकणिकामय WBC। अब यह कणिकामय WBC कैसी होगी और अकणिकामय WBC कैसी होगी? तो ऐसी WBC जिसकी पृष्ठीय सतह पर साथियों कण मौजूद हो वह WBC होगी साथियों कणिकामय WBC। और ऐसी WBC जिसकी पृष्ठीय सतह पर कोई कण मौजूद न हो तो भैया वह WBC होगी अकणिकामय WBC। साथियों मैंने आपको बताया था कि जो कणिकामय WBC है इसके साथियों 3 प्रकार हैं और अकणिकामय WBC के 2 प्रकार हैं। कौन कौन से वो देखिए। पहला प्रकार है साथियों इसिनोफिल्स WBC। दूसरा प्रकार है बेसोफिल्स WBC और तीसरा प्रकार है साथियों न्यूट्रोफिल्स WBC। दूसरी तरफ देखा जाए साथियों तो अकणिकामय WBC के 2 प्रकार हैं। एक है साथियों मोनोसाइट्स WBC और दूसरा है साथियों लिम्फोसाइट्स WBC। अब देखिए भैया, क्या आपको पता है इस WBC का नाम इसिनोफिल्स WBC क्यों रखा, इस WBC का नाम बेसोफिल्स WBC क्यों रखा और इस WBC का नाम न्यूट्रोफिल्स WBC क्यों रखा? साथियों अगर आपने किसी WBC पर एसिडिक डाई डाली, मैंने क्या कहा, अगर आपने किसी WBC पर एसिडिक डाई डाली, अगर आपने एसिडिक डाई डाली और भैया इस WBC का रंग ऑरेंज हो गया यानी कि नारंगी हो गया, तो भैया वह WBC कैसी होगी? वह WBC होगी साथियों इसिनोफिल्स। बात आपको समझ में आई? अगर आपने किसी WBC पर बेसिक डाई डाली, साथियों और इस WBC का रंग अगर ब्लू हो गया यानी कि नीला हो गया, तो भैया वह WBC कैसी होगी? वो WBC होगी साथियों बेसोफिल्स। एसिडिक डाई डाली इसिनोफिल्स, बेसिक डाई डाली तो बेसोफिल्स। बात क्लियर है? ठीक उसी प्रकार साथियों अगर आपने एसिडिक डाई और बेसिक डाई दोनों किसी WBC पर डाली और साथियों उसका कोई रंग नहीं आया, इस WBC का कोई रंग नहीं आया, वो उदासीन हो गई, वो उदासीन रह गई, वो न्यूट्रल रह गई, तो भैया वो जो WBC होगी साथियों वो होगी भैया न्यूट्रोफिल्स WBC। तो कुछ इस तरीके से भैया इनका नाम इन डायों के आधार पर रखा गया। एसिडिक डाई डाली अगर किसी WBC पर तो भैया वो जो WBC होगी उसका रंग अगर नारंगी आ गया तो भैया वो WBC होगी इसिनोफिल्स। अगर आपने किसी WBC पर बेसिक डाई डाली और उस WBC का रंग अगर नीला हो गया तो भैया वो जो WBC होगी वो होगी बेसोफिल्स। अगर आपने एसिडिक डाई और बेसिक डाई दोनों डाली किसी WBC पर और वह दोस्तों उदासीन रह गई, कहने का मतलब उस पर कोई रंग नहीं आया उस WBC पर, तो जो WBC होगी साथियों वो होगी न्यूट्रोफिल्स WBC। आप ये बताओ आपको ये कहानी समझ में आई या नहीं आई? दोस्तों डाई होता है एक्चुअली में सूचक।
अगर उसको आप किसी अम्लीय क्षारीय रसायन पर डालते हो और भैया उसके नेचर में परिवर्तन आ जाता है तो भैया वो है डाई। कहने का मतलब ये है मेरा कि आप किसी डाई को अम्लीय रसायन पर डालो तो भैया उसका नेचर में परिवर्तन होगा, या फिर किसी क्षारीय रसायन पर डालो तो भैया उसके नेचर में परिवर्तन होगा। वो होती है साथियों डाई। मैंने आपसे ये कहा है, एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ। एसिडिक डाई, एसिडिक डाई को अगर आपने किसी WBC पर डाला और उसका रंग ऑरेंज आया यानी कि नारंगी आया तो वो जो WBC होगी साथियों उसका नाम होगा एसिनोफिल्स। बेसिक डाई को अगर आपने किसी WBC पर डाला और उसका रंग अगर ब्लू आया, नीला आया तो भैया वह जो WBC होगी वो होगी साथियों बेसोफिल्स। आपने एसिडिक डाई भी ली और बेसिक डाई भी ली, दोनों डाई अगर आपने किसी WBC पर डाली और उसका कोई रंग नहीं आया, अगर वो न्यूट्रल हो गई तो साथियों वो जो WBC होगी वो होगी साथियों न्यूट्रोफिल्स। तो ये बात आपको समझ में आई या नहीं है? अगर आ गई हो तो भैया स्क्रीनशॉट ले लेना। बात क्लियर है? आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर किसी WBC पर एसिडिक डाई डाली और उसका रंग अगर साथियों नारंगी आया यानी कि ऑरेंज आया तो वो WBC कौन सी होगी? तो आपको राइट आंसर देना है इसिनोफिल्स होगी। इस प्रकार आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया किसी WBC पर आपने बेसिक डाई डाली और उसका रंग ब्लू आया तो वो WBC कौन सी होगी? तो भैया वो WBC होगी बेसोफिल्स WBC। नीट के क्वेश्चन है साथियों। दोस्तों अगला आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आपने एसिडिक डाई भी ली और बेसिक डाई भी ली, दोनों ही डाई साथियों आपने किसी WBC पर डाली और उस पर कोई रंग नहीं आया तो साथियों वो WBC कौन सी होगी? तो वो WBC होगी न्यूट्रोफिल्स। इस प्रकार दोस्तों आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं। साथियों जो लिम्फोसाइट जो WBC होती है, जो WBC होती है ये साथियों दो प्रकार की होती है। एक होती है बी लिम्फोसाइट और एक होती है साथियों टी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट WBC में क्या होता है दोस्तों? ये टी लिम्फोसाइट जो WBC है ये साथियों एड्स जो रोग होता है, एड्स जो डिसीज है, एड्स जो रोग है साथियों, इसमें भैया इस टी लिम्फोसाइट WBC की संख्या घट जाती है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया किस रोग में टी लिम्फोसाइट WBC की संख्या कम हो जाती है? तो आपको ध्यान रखना है एड्स जो रोग है इस रोग में भैया टी लिम्फोसाइट WBC की संख्या घट जाती है। ऐसा नहीं है साथियों कि टी लिम्फोसाइट की संख्या घटने पर आपको एड्स रोग हो जाएगा, नहीं। जब आपको एड्स रोग होगा तो साथियों उसमें आपको लक्षण देखने को मिलेगा कि आपकी जो टी लिम्फोसाइट WBC है इसकी संख्या कम हो गई। एड्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जान लेते हैं। वैसे दोस्तों हम एड्स के बारे में पूरी जो जानकारी है साथियों वो हम जब हम ह्यूमन डिसीज पढ़ेंगे साथियों तो उनमें पढ़ने वाले हैं। साथियों एड्स रोग की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती है साथियों कि एड्स रोग की फुल फॉर्म क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम किस वायरस के कारण होती है? तो भैया HIV वायरस के कारण होती है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इस वायरस के कारण होती है। साथियों ये एक रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस कहने का मतलब ये जो वायरस है इसका निर्माण RNA से हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया एड्स रोग किस वायरस के कारण होता है? तो HIV वायरस के कारण होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। बात क्लियर है? साथियों यह रोग तब फैलता है जब यह ब्लड से ब्लड कॉन्टैक्ट में आता है। बात आपको समझ में आ गई? जैसे कि संक्रमित सुई के कारण दोस्तों आपको ये बीमारी हो सकती है। असुरक्षित यौन संबंध से आपको ये बीमारी हो सकती है। मां और बच्चे से साथियों ये बीमारी हो सकती है। आप दोस्तों टैटू गुडवाने गए तो टैटू गुडवाने की जो ड्रिल मशीन होती है साथियों उससे ये बीमारी हो सकती है।
आप सेविंग बनवाने गए तो सेविंग की जो ब्लेड होती है साथियों, उससे ये बीमारी हो सकती है। इस बीमारी के लक्षण क्या है साथियों, वो देख लीजिए। इस बीमारी में आपको लक्षण देखने को मिलेंगे साथियों। पहली बात तो ये, जो टी लिम्फोसाइट जो WBC है, इसकी संख्या घट जाती है। दूसरी बात, आपका जो वजन है वो वजन कम हो जाएगा। दोस्तों, शरीर में तिल व जो मस है उसके आकार में, तिल व मस के आकार में आपको परिवर्तन दिखाई देगा। आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है साथियों, ये कमज़ोर हो जाएगा, ये कमज़ोर होगा, जिससे आपको कोई सी भी बीमारी हो सकती है। इसके लिए टेस्ट किया जाता है साथियों एलिसा। एलिसा की फुल फॉर्म होती है साथियों, अभी CGL में पूछा गया था 10 दिन पहले, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेट एसे। ये एलिसा की फुल फॉर्म होती है, टेस्ट है साथियों। और एक आता है PCR टेस्ट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये साथियों पटवार प्री में पूछा था, ये पटवार प्री में आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, PCR वाला। बात क्लियर है। इसके अलावा दोस्तों एक टेस्ट और होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ये साथियों सबसे अच्छा टेस्ट माना जाता है भैया एड्स के लिए, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। बात क्लियर है। तो साथियों एड्स दिवस है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। लाल फीता इसका संकेत माना जाता है। दोस्तों ये सभी जानकारी एड्स रोग से संबंधित है। तो भैया आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो टी लिम्फोसाइट WBC है, इसकी संख्या कम हो जाती है किस रोग में, एड्स रोग में। बात क्लियर है। आशा करता हूँ ये छोटी सी बातें थी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो साथियों यहाँ पर हमारा WBC पूर्ण रूप से खत्म होता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना। कल हम साथियों प्लेटलेट्स स्टार्ट करने वाले हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।